भागलपुर के तातारपुर में एक पटाखा ताजिर के घर में रात हुए धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई है और 1 दर्जन से जायद जख्मी हुए हैं। धमाका काफी शदीद था, जिसके बायस आसपास के कई मकानात तबाह हो गए। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। धमाके में 4 मकान को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू जो है भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा किया जा रहा है। उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कि जेसीबी जहां पर जेसीबी के द्वारा जो रेस्क्यू किया जा रहा है, उसके जस्ट बगल में एक मकान आपको नजर आ रहा है। तस्वीरों में मकान नजर आ रहा है, वो जो है क्षतिग्रस्त, धमाके में वह मकान जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अभी मैं जो है मोहम्मद यूसुफ के घर पे हूँ और ये जो है धमाके जहां पर धमाका हुआ है, धमाके के जस्ट बगल में यह मकान मोहम्मद यूसुफ का पड़ता है। और मोहम्मद यूसुफ के घर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सारा सामान जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। धमाके के बाद से जो मोहम्मद यूसुफ के परिवार हैं वो सहमे हुए हैं। और ये देखिए, ये मोहम्मद यूसुफ के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से धमाके के बाद आसपास के मकान को जो है नुकसान पहुंचा है। कितनी भयावह स्थिति है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा सामान, यह पलंग जो है यह बिखरा पड़ा है, यह बॉक्स जो है यह बिखरा पड़ा है। ये धमाके के जस्ट बगल का यह मकान है और तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरे घर का जो सामान है, डाइनिंग टेबल है, फ्रिज है, किचन का सामान जो है वो सारा जो है बिखर गया है। बहुत ही तेज धमाका हुआ था और धमाके के बाद तकरीबन 4 घर को नुकसान पहुंचा है। धमाका इतना जोर का था कि हम लोग इतना देखे नहीं, कभी सुने नहीं थे। 2 मिनट 2 सेकंड के लिए तो हम लोग स्टंट हो गए, क्या हो रहा है या पता नहीं चल रहा। तो मेरा बेटा यहाँ पे था, वो हमको एकदम पापा करके वो दौड़ा। उसके बाद हम लोग इस कमरे में आए, हम लोग कुछ एकदम गोबार इतना जोर से आया था, पीठ में ईंटा जो आया, ये ईंट का चोट लगा। मेरे लड़के को भी यहाँ पे लगा, मुझे भी पीठ में लगा, यहाँ पैर में लगा, सब जगह चोट लगा। बहुत हेवी बम है, बहुत हेवी बम का विस्फोट हुआ। इससे पूर्व में भी जो है यहाँ पर बम विस्फोट हुए। इसके पहले भी हुआ था, 8 साल पहले भी हुआ था, लेकिन उतना हेवी नहीं था। लेकिन इस बार तो एकदम बहुत ज़बरदस्त हुआ, बहुत ज़बरदस्त। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि मोहम्मद यूसुफ का यह घर है और धमाके के जस्ट बगल का यह मकान है। और मोहम्मद यूसुफ के मकान की जो 4 दीवारी है वो किस तरह से जो है टूट गई है। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि वो जो 4 दीवारी है वो टूट गया है और मोहम्मद यूसुफ के घर का सारा सामान जो है वो बिखर गया है। ऐसे ही मोहम्मद यूसुफ के साथ साथ और भी लगभग 2-3 मकान हैं, तकरीबन 4 की संख्या में मकान बताया जा रहा है कि 4 मकान को जो है बहुत ही ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है। भागलपुर से हमारे नुमाइंदे आशीष रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अब तक का अपडेट बताएं। जो है मौतों का सिलसिला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और अब कुल 12 मौतें हो चुकी है। 11 शव जो है वो अस्पताल में पहुंच चुके हैं। वहीं एक शव को जो है घटनास्थल पर मलबे से निकाला गया है, जो वहां पर अभी रखा गया है और लगातार ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है और मलबा हटाने का जो काम है वो भी लगातार जारी है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक जो बाबूराम है वो अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने यहां परिजनों और घायलों का हाल चाल लिया है और उनसे जानकारी हासिल करनी चाहिए कि किस प्रकार से वहां पर विस्फोट हुआ था, वहां पर क्या हो रहा था। तो उनका कहना था कि वहां पर 2-3 घरों में जो है पटाखे बनाने जाने के काम चल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पहले भी कई बार घटनाएं वहां पर हो चुकी है और जो पटाखा बनाने का लाइसेंस था वहां पर 2005 में ही रद्द कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर से ये पटाखा बनाने का अवैध रूप से काम चल रहा था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये पुलिस जो है उसको क्यों नहीं पता चला कि यहाँ पर बृहद रूप से पटाखा बनाए जाने का काम चल रहा है। और जो विस्फोट था रात में, वो कहा जा सकता है कि 5 से 6 किलोमीटर तक जो है उसकी आवाज जो है गूंज जो है पूरे शहर में गूंजी थी। तो समझा जा सकता है कि कितना ज्यादा बारूद वहाँ पर रखा गया था। बिल्कुल आशीष, सवाल तो उठता है कि इलीगल तौर पर काम हो रहा था तो इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं थी, इंतजामिया को क्यों नहीं हुई थी। ये बता दें कि जख्मियों की हालत इस वक्त कैसी है? जी, अभी जो अस्पताल में जो है 4 गंभीर रूप से जो घायल लोग हैं वो उनका इलाज चल रहा है। बाकी जिन्हें चोट आई थी कुछ प्राइवेट जगहों पर गए हुए हैं और कुछ जो है यहाँ से छुट्टी लेकर अपने घर चले गए हैं।
तो अभी 4 जी। लोगों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। अस्पताल अधीक्षक जिले के सिविल सर्जन जो है लगातार अस्पताल में कैंप किए हुए हैं और जो घायलों का इलाज है बेहतर तरीके से किया जा सके, इसको लेकर गहन मंथन चल रहा है लोगों में। जी आशीष, बेहद शुक्रिया। पंजाब से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, फाजिलका में बनाए गए स्ट्रांग रूम में गोली चली है। पंजाब से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, पंजाब पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हुई है। सिक्योरिटी इंचार्ज के तौर पर तैनात किए गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो पंजाब से यह अहम खबर है, जहां पर अब से कुछ दिन पहले ही पोलिंग हुई। फाजिलका में बनाए गए स्ट्रांग रूम में गोली चली है। पंजाब पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हुई है। सिक्योरिटी इंचार्ज के तौर पर तैनात थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 10 मार्च को पोलिंग का रिजल्ट आना है। इस बीच आपको बता दें कि फाजिलका में बनाए गए स्ट्रांग रूम में गोली चली है, जिसमें पंजाब पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हुई है। हमारे नुमाइंदे प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरा मामला क्या है प्रदीप? जी मैम, ये ऐसा मामला है जी कि सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फाजिलका विधानसभा और जलालाबाद विधानसभा की जो ईवीएम मशीनें यहाँ पर रखी हुई थी और यहाँ पर जो सिक्योरिटी में तैनात थे, इंचार्ज थे बलदेव राज, जिन्होंने बीती आज सुबह 3:30 बजे के करीब जो है एक गोली चली। गोली के दौरान जो उनकी चेस्ट में लगी है वो गोली, जो बताया जा रहा है अभी तक, तो उसके दौरान उनकी मौत हो गई है। तो अभी फिलहाल की घड़ी में पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि गोली के क्या कारण थे, कैसे चली गोली, कि सब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारी है या अचानक ये एक हादसा है। अभी इसको लेकर फोरेंसिक टीमें भी जो उनसे फाजिलका में पहुंच चुकी है, उनकी तरफ से भी ये जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो सब इंस्पेक्टर थे वो पुलिस लाइन में तैनात थे और उनकी ड्यूटी जो उनसे स्ट्रांग रूम में लगी हुई थी। 3-4 दिन से वो अपने घर नहीं गए थे, तो कल उनके बेटे का जन्मदिन भी था जी। और अभी तक कोई हालात जो कारण जो सामने नहीं आ सके हैं कि क्या कारण रहे हैं, पर बताया ये जा रहा है कि जो इनकी अपनी सर्विस रिवॉल्वर से ये गोली चली है। जी, तो इस पूरे मामले को लेकर के अभी तहकीकात जारी है। मजीद इंफॉर्मेशन आना बाकी है। प्रदीप, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर की जामा मस्जिद आज जुम्मे की नमाज के लिए खोल दी जाएगी। 30 जुम्मों के बाद श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज की इजाजत दी गई है। 6 अगस्त 2021 को जामा मस्जिद में आखिरी बार जुम्मे की नमाज अदा की गई थी। तो आपको बता दें कि श्रीनगर की जामा मस्जिद आज जुम्मे की नमाज के लिए खोल दी जाएगी। 30 जुम्मों के बाद श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज की इजाजत दी गई है। 6 अगस्त 2021 को जामा मस्जिद में आखिरी बार जुम्मे की नमाज अदा की गई थी। लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर। 30 जुम्मों के बाद आखिरकार अब लोग जो है जामा मस्जिद में नमाज अदा कर पाएंगे। 30 जुम्मों के बाद आज जो है जुम्मे की नमाज जामा मस्जिद में अदा की जाएगी। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2021 6 अगस्त के बाद अब जो है जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी। शबीर जी मुनज़्ज़ा, 6 अगस्त 2021 को जामिया मस्जिद बंद कर दी गई थी और उसके बाद मुसलसल ये बंद रही। 30 जुम्मे पिछले वहाँ नहीं हो पाए थे और अब पिछले हफ्ते एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ की इंतजामिया ने वहाँ पे जाके इंतजामात का जायजा लेकर ये इंदिया दिया था कि जामिया मस्जिद आज खुलेगी नमाज के लिए और आज वहाँ पे पूरे इंतजामात किए गए हैं, जामिया मस्जिद खोली जाएगी। इससे पहले भी हालांकि 2019 में जब आर्टिकल 370 को कलअदम किया गया था, उस दौरान भी जामिया मस्जिद 136 दिन तक बंद रही। उसके बाद कुछ दिनों के लिए, कुछ 1-1.5 महीने के लिए इसे खोल दिया गया था, लेकिन फिर कोविड के हालात पैदा हो गए और मुसलसल तब से ये बंद थी।
और आज जी। अच्छी खबर लोगों के लिए, और जो यहाँ के उलमा भी, मजहबी रहनुमा भी, वो भी काफी दिनों से ये उम्मीद कर रहे थे और मांग भी कर रहे थे, मुतालबा भी कर रहे थे कि इसे खोल दिया जाए, और अब आज जाके इसे खोलने का फैसला किया गया है। बिल्कुल शबीर, बेहद शुक्रिया आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के पिक्चर पेट सफा हर रोग दफा। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें, कब्रिस्तान में मैयत दफनाने से रोकने पर हंगामा हुआ है। मारपीट, हाथापाई में 3 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। कब्रिस्तान को जाती प्रॉपर्टी बताकर तदफीन से रोकने पर हंगामा हुआ है। मकामी बीजेपी लीडरान की मुदाखलत से हंगामा बढ़ा है। दुष्यंत रोहटा और दीगर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 1973 से कब्रिस्तान के नाम पर अराजी दर्ज है। तो मेरठ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कब्रिस्तान में मैयत दफनाने पर से रोकने के लेकर के हंगामा हुआ है। तो मैयत को दफनाने नहीं दिया गया है, इसको लेकर हंगामा हुआ है। मारपीट, हाथापाई में 3 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। कब्रिस्तान को जाती प्रॉपर्टी बताकर तदफीन से रोकने पर यह हंगामा हुआ है। मकामी बीजेपी लीडरान की मुदाखलत से हंगामा बढ़ा है। दुष्यंत रोहटा और दीगर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे नुमाइंदे तंजीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तंजीर, ये पूरा मामला क्या है, बताएं। देखिए मुनज़्ज़ा, ये मेरठ के कंकरखेड़ा थाना इलाके का एक कब्रिस्तान है, जहां पर कल नगला ताशी की एक खातून है, उनका इंतकाल हुआ था। तो अहले खाना और उनके जो मोहल्ले वाले थे वो जनाजे को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे थे। और कब्रिस्तान पहुंचते ही, जैसे ही वो पहुंचे, वहां पर मकामी एक संजय नाम के शख्स हैं, उन्होंने हंगामा कर दिया और आसपास के और लोग भी वहां पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने जनाजे को दफनाने से मना कर दिया। हंगामा बढ़ता देखकर जो मुस्लिम लोग, समाज के लोग आए थे जनाजे के साथ, उन्होंने पुलिस को फोन किया, कंकरखेड़ा थाने पे फोन किया। इसी के साथ ही जो मकामी बीजेपी और बजरंग दल के कारकुनान हैं और जो मकामी लीडरान हैं, उन तक भी इत्तला पहुंची, तो वो सब भी वहां पर पहुंच गए और हंगामा एक खड़ा हो गया। क्योंकि जो मुस्लिम समाज के लोग थे, उनका ये कहना था कि ये 1973 से दर्ज है कब्रिस्तान के नाम पे 22 बीघा जमीन, और इसके साथ ही यहाँ पे कब्रें हैं, मौजूद हैं, जहाँ पर तदफीन होती है। कोई ये नया मामला नहीं है, यहाँ पर पहले से तदफीन होती आई है और वो इसी तरह से जनाजों को, यहाँ पे जो वहाँ के मकामी मुस्लिम हैं वो अपने जनाजों को वहाँ पर दफन करते हैं, उनकी तदफीन करते हैं। लेकिन संजय जो है, उनका ये कहना था कि उन्होंने एमडीए से ये जमीन खरीदी है। दूसरे जो फरीकान है, उनका ये कहना था कि जब ये जमीन बेची नहीं जा सकती और कब्रिस्तान के नाम पर इंदिराज है और 1973 से ही है, तो ये कैसे 20 दिन पहले इसको जो है किसी को बेचा जा सकता है। पुलिस जब पहुंची है तो जो मकामी बीजेपी के और युवानी के लीडर थे, उन्होंने पुलिस से भी बदसलूकी की और यहाँ तक कि उनसे भी जो है वो हाथापाई की नौबत आई। तो पुलिस ने लाठियां जब उठाई हैं तो वो वहां से भागे हैं। इसमें 2-3 लोग ऐसे हैं जिसमें हाथापाई की वजह से जो जख्मी हुए हैं। इसमें एक के खिलाफ जो नेता हैं, मकामी बीजेपी के लीडर हैं, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। और इसी के साथ 3 और अफराद जो हैं, जिसमें हिंदू युवानी के जो महानगर अध्यक्ष हैं सचिन सिरोही, उनके खिलाफ, दुष्यंत रोहटा जो है, इनके खिलाफ मामला पुलिस ने दर्ज किया है। और पुलिस ने ये कहा है कि तमाम लोगों से, दोनों फरीकैन से ये कहा कि अपने कागज आप लेकर आएं और एमडीए से इस मामले में भी जानकारी हासिल की जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये हंगामा खड़ा हुआ, मकामी लोगों के दरमियान पहले ये बातचीत और नोकझोंक शुरू हुई, इसी के साथ ही जब वहाँ के जो मकामी लीडरान है वो पहुंचे तो हंगामा और बढ़ गया और यहाँ तक कि पुलिस से भी नोकझोंक शुरू हो गई। बहुत ये गनीमत रही कि कोई नाखुशगवार वाकया इस तरह का पेश नहीं आया। हाथापाई में मामूली चोटें 2-3 लोगों को आई हैं और इसी के साथ ही पुलिस ने वहां पर मामले को संभाला और जो हंगामा करने वाले लोग थे उनमें से 3 पर मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद अब पुलिस ने दोनों फरीकैन को बुलाया है कि वो अपने अपने कागजात और जो भी उनकी दलाइल हैं वो लाके पेश करें और दिखाएं। तो इस तरह से हंगामा तो अब खत्म हो गया है, लेकिन जिस तरह से ये मामला उठाया गया, ये मामला बढ़ सकता था क्योंकि दो
जो है समाज के लोगों के बीच का मामला था, इसमें और दूसरे लोगों की मदाखलत की वजह से मजीद मामला खराब हो सकता था, लेकिन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हंगामे को खत्म किया। बिल्कुल तंजीर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी महाराष्ट्र के वजीर अक़लियत उमूर नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। असेंबली की दहलीज पर बीजेपी के अरकान नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने दस्तखती मुहिम भी शुरू की है। ख्याल रहे कि नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। वो 7 मार्च तक ईडी की तहवील में है। इस बीच नवाब मलिक के घर के सामने बीजेपी लीडर हाजी इरफात शेख का बैनर लगा है। और इस बैनर पर लिखा है, जितने आए और कितने चले गए। आज दोपहर 1 बजे मजदूरों के ताल्लुक से बीजेपी का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कई बड़े लीडर शिरकत करेंगे। उधर शिवसेना लीडर संजय राउत नवाब मलिक के घर पहुंचे और उनके अहल खाना से मुलाकात की। उनके हमरा रुकन असेंबली भी थे। मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ विधानसभा की सीढ़ियों पे बीजेपी के एमएलए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। इस नारेबाजी के तहत वो साफ तौर पे इस बात पे जोर दे रहे हैं कि किस तरह से नवाब मलिक का इस्तीफा उन्हें चाहिए। जो नारेबाजी साफ तौर पे दिखाई दे रही है यहाँ पे, और साथ ही उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन भी यहाँ पे शुरू किया। इस सिग्नेचर कैंपेन में आप जरिए देख सकते हैं किस तरह से नवाब मलिक की जो तस्वीर है उस तस्वीर पर उन्होंने कट किया हुआ है, और साथ ही जो एमएलएज है यहाँ पे जो विधायक है वो उन विधायकों ने यहाँ पे सिग्नेचर्स भी किए हैं। इन सिग्नेचर के तहत ये बताने की कोशिश की जा रही है कि विधिमंडल के कितने सदस्य हैं जो उनके साथ है। इस तरह के यहाँ पे एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद है, देवेंद्र फडणवीस से लेकर जितने भी बीजेपी के आला नेता है मौजूद है। उनके हाथों में जो पर्चे हैं वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं। उस पर्चे में साफ तौर पे लिखा है कि दाऊद के दलालों का राजीनामा दो, यानी इस तरह के शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और लगातार सरकार के खिलाफ उनकी जो नाराजगी है साफ तौर पे दिखाई दे रही है, और इसी नाराजगी के तहत वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि किसी भी हाल में वो इस्तीफा चाहिए। इस इस्तीफे को देखते हुए बाकायदा यहाँ पर एक माहौल साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से पूरे के सारे सारे लोग ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किस तरह से आप लोग आंदोलन किस तरह से आंदोलन चाहते हो? हम चाहते हैं कि इस प्रकार का जो मंत्री है उसका राजीनामा तुरंत होना चाहिए, क्योंकि वो जेल में है। उस मंत्री का राजीनामा तुरंत ठाकरे सरकार ने लेना चाहिए। भी है, सारे नेतागण यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। और जिस तरह से पूरा माहौल यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से पूरा माहौल यहाँ पे बना हुआ है, जो बीजेपी के विधायक हैं वो मौजूद है, उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी हाल में जब तक इस्तीफा नहीं होता है तब तक इसी तरह से उनका जो आंदोलन है चलता रहेगा। मुंबई से संतोष के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। तो हंगामा बरपा है। बीजेपी लीडरान एहतजाज कर रहे हैं और लगातार ये मांग की जा रही है कि नवाब मलिक इस्तीफा दे दे। लगातार ही इस मामले को लेकर के बीजेपी की ये मांग रही है कि नवाब मलिक से इस्तीफा लिया जाए, लेकिन वहीं महासरकार भी अपना स्टैंड क्लियर किए हुए है कि नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। और इसी बीच जो है असेंबली की दहलीज पर बीजेपी के अरकान नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने दस्तखती मुहिम भी शुरू की है। नवाब मलिक को आपको बता दें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। 7 मार्च तक ईडी की तहवील में है। और इस बीच नवाब मलिक के घर के सामने बीजेपी लीडर हाजी इरफात शेख का बैनर भी लगा है और इस बैनर पर लिखा है, कितने आए कितने चले गए। आज दोपहर 1 बजे मजदूरों के ताल्लुक से बीजेपी का प्रोग्राम भी है। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कई बड़े लीडर शिरकत करने वाले हैं। और उधर शिवसेना लीडर संजय राउत नवाब मलिक के घर पहुंचे और उनके अहल खाना से मुलाकात की। उनके हमरा रुकने असेंबली भी थे। तो एनसीपी पूरे तरीके से नवाब मलिक के साथ है, नवाब मलिक का साथ दे रहे हैं। साफ कर दिया एनसीपी ने, महासरकार ने, कि नवाब मलिक के साथ ही वो खड़े रहेंगे, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के लीडरान जो है पूरा हंगामा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो लीडर, जो वजीर ईडी की तहवील में हो उसको अपने पोस्ट से हट जाना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए।
मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। वसीम, हंगामा बरपा है इस पूरे मामले को लेकर के, बीजेपी लीडरान जो है एहतजाज कर रहे हैं लगातार ये मुतालबा कि नवाब मलिक इस्तीफा दे दे। ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि दूसरा दिन है विधानसभा सत्र का, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जो अपना रुख है एकदम साफ तरीके से साफ कर दिया है। विधानसभा की सीढ़ियों के बाहर लगातार इसी तरह से हंगामा करते हुए नजर आए थे और जिस तरह से उनके जो विधायक है अभी कुछ देर पहले इसी विधानसभा की सीढ़ियों में बैठे थे और अभी हाउस की शुरुआत हुई है तो हाउस के अंदर भी इस मामले को उठाने का प्रयास उनका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की थी, उस सिग्नेचर कैंपेन के दौरान उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो इस बात से मानते हैं कि जो मंत्री विधान भवन में मौजूद नहीं है और इस पर किसी भी तरीका क्रिमिनल केस चल रहा है तो ऐसे में उनके इस्तीफे की मांग होनी चाहिए और उनकी इस्तीफा लेना चाहिए। प्रेशर बनाया जा रहा है, खास करके अब देखना होगा कि उद्धव सरकार इस मामले में बनाया जा रहा है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वहां सरकार इस दबाव में आएगी वो देखने वाली बात होगी। वसीम बेहद शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक असेंबली में आज बजट पेश होगा। साल 2022-23 का सालाना बजट पेश होने जा रहा है। बसवराज बोम्मई वजीर खजाना की हैसियत से बजट पेश करेंगे। बसवराज बोम्मई को पहली मर्तबा बजट पेश करने का एजाज मिला है। दोपहर 12 बजे से बजट इजलास शुरू होगा। तो कर्नाटक के हवाले से आपको यह खबर बता रहे हैं, कर्नाटक असेंबली में आज बजट पेश होगा। साल 2022-23 का सालाना बजट आज पेश होगा जो कि बसवराज बोम्मई वजीर खजाना की हैसियत से पेश करेंगे। आपको बता दें बसवराज बोम्मई को पहली मर्तबा बजट पेश करने का एजाज मिला है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।